हाँ जी बच्चों, आज का बेटा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लॉज ऑफ मोशन। देखिए बेटा, जो लास्ट हमारा चैप्टर था काइनेमेटिक्स, उसमें हमने अलग अलग तरह के मोशन और मोशन से जुड़ी हुई बहुत सारी टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब उन मोशन के ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं, कौन से लॉज लागू होते हैं, किन नियमों किन लॉज के अकॉर्डिंग उन मोशंस को और अच्छे से समझा जा सकता है, तो वो हम सारा चीजें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। देखिए बेटा, चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बेसिक टर्म्स के ऊपर चलते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स मतलब जो हिंदी मीडियम से आए हैं उनको पता होगा, बल। फोर्स बेटा क्या होता है? देखिए बेटा, मैं किसी भी चीज को धकेलूं या किसी भी चीज को खींचूं, किसी भी चीज को धकेलना या खींचना, उसके ऊपर बल लगाना होता है। मतलब सिंपल सी बात है, एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। या फिर मैं दूसरी भाषा में ये बोलूं, कोई रुकी हुई चीज है बेटा, कोई चीज रुकी हुई है, जैसे आपके रूम के अंदर एक चेयर पड़ी है, वो रुकी हुई है। उसको चलाने के लिए मुझे बाहर से कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो चेयर अपने आप तो चलेगी नहीं, ये बात तो सीधी सी जाहिर है। अगर कोई चेयर किसी रूम के अंदर पड़ी है तो वो अपने आप तो चलेगी नहीं बेटा, ठीक है। उसको चलाने के लिए हमें बाहर से कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। रुकी हुई चीज को मूव करवाने के लिए जो बाहर से एफर्ट किए जाते हैं बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। और अब आप एक ये बात और समझ लीजिए, कोई चलती हुई चीज है, उसे हमें रोकना है, वो अपने आप तो रुकेगी नहीं। चलती हुई चीज को अगर हमें रोकना है तो हमें बाहर से एफर्ट करने पड़ेंगे। वो जो बाहर से हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। और वो किस तरह से होगा? या तो पुश की फॉर्म में होगा या पुल की फॉर्म में होगा। आप कहोगे सर जी, एक गाड़ी चल रही है रोड पे, वो तो अपने आप ही रुक जाती है ब्रेक मार के। अरे बेटा, ब्रेक भी तो बाहर से लगी है, ब्रेक भी तो हमने बाहर से अप्लाई की है। बाहर से हमने अप्लाई किया, तब वो जाके गाड़ी ब्रेक के कारण रुक गई। वो अपने आप तो नहीं रुकेगी, आप छोड़ दो सारा कुछ, अपने आप रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो बेटा, जो बाहर से हमने एफर्ट्स लगाए हैं, उन एफर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। तो बेटा, फोर्स के लिए अगर हम डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो डेफिनेशन बड़े सिंपल तौर पे हम लोग तैयार कर लेंगे। एनी पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। या फिर इन अदर वर्ड्स, force is defined as the external agency which is required, जो कि जरूरी है, to move a body at rest, जो कि जरूरी है किसी रुकी हुई चीज को चलाने के लिए, और to stop a moving body। ठीक है बेटा, तो फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो बेटा, रट्टा किसी चीज का लगाना ही नहीं है। आप लोगों को पता है, मैं पहले दिन से इस चीज के खिलाफ हूं कि हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हूबहू किताब से नहीं करनी है। हमें हमारे दिमाग के अंदर जितनी बात सेट हो रही है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करना है। ये फोर्स क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना को पढ़ रहे हैं तो हम अपने आसपास की चीजों से ही इन डेफिनेशन को बनाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह का पुश या पुल, किसी भी तरह का खिंचाव या धकेलना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। और वर्ड्स में अगर बात की जाए तो किसी चलती हुई चीज को रोकना या किसी रुकी हुई चीज को चलाने के लिए जो हमें बाहर से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उन्हीं एफर्ट्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ बेटा एक वर्ड नया इंट्रोड्यूस होगा, इनर्शिया। वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है बेटा? देखिए बेटा, आपके रूम में एक चेयर पड़ी है, अकेली चेयर पड़ी है, खाली चेयर पड़ी है। वो 10 दिन बाद आकर आप देखोगे तो वो चेयर आपको वहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं है वो चेयर वहां से चलकर कहीं और चली जाएगी, नहीं। मतलब वो चेयर अपने आप कहीं नहीं जा रही है, वो अपने ही कारण उसी जगह पे
टिकी हुई है, मतलब उस चेयर के पास कुछ अंदरूनी शक्ति है, ठीक है, जिसके कारण वो वहीं टिकी हुई है। जब तक कोई उसको छेड़ेगा नहीं, जब तक उसको कोई वहां से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखेगा, वो चेयर बेटा वहीं पड़ी रहेगी। एग्री करते हो? या फिर मैं कहूं कि मैंने एक बॉल को चलाकर छोड़ दिया, एक छोटी बॉल है, मैंने उसे चलाकर छोड़ दिया, वो चलती रहेगी, ऐसा ही होगा क्या? आप कहोगे नहीं सर वो तो रुक जाएगी थोड़ी देर बाद। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि हवा का दबाव लगेगा, अर्थ का या ग्राउंड का या जिस सरफेस पे वो चल रही है उसका फ्रिक्शन लगेगा, उस फ्रिक्शन का रुक जाएगी। बट अगर आप अज्यूम करिए कि फ्रिक्शन नहीं है, हवा का दबाव नहीं है, तो अगर हम बॉल को चलाकर छोड़ दे तो बेटा वो तो चलती रहेगी, क्योंकि उसे कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्यों चलती रहेगी? उसके अंदर एक शक्ति है जिसके कारण वो अपने आप ही चलती रहेगी, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। उसी इनहरेंट प्रॉपर्टी, इनहरेंट मतलब होता है अंदरूनी, उसी इनहरेंट प्रॉपर्टीज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जिसके कारण कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो बेटा वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक उसको कोई बाहर से ना छेड़े, या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उसको बाहर से कोई ना छेड़े। तो बेटा इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, या ऑब्जेक्ट लिख लो, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच। अच्छा बेटा ये एक नया वर्ड है वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू इट। अब आप बड़ी क्लास में हो गए, नए शब्दों को सीखिए, ठीक है, पुराने शब्दों से तो बाकी वही आप लोग नए सब सीखिए, ठीक है। बाय वर्च्यू विच अ बॉडी एट रेस्ट टेंस टू, टेंस का मतलब तो कोशिश करना, टेंस टू रिमेन इन रेस्ट और बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंस्ड टू remain in motion unless not acted by some external force। तो बेटा इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उसको बाहर से आकर कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हुई बेटा हमारे पास इनर्शिया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, इनर्शिया के प्रकार कितने हो सकते हैं, ठीक है। देर आर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। बड़ी आसान सा डेफिनेशन है। पहली हो जाएगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो बेटा यहीं से डेफिनेशन उठा लेनी है, इनर्शिया डेफिनेशन से। जो बॉडी रुकी हुई है वो बॉडी रुकी हुई रहना चाहेगी जब तक उसको बाहर से आगे कोई नहीं चलाएगा, बस डेफिनेशन बन गई। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ body at rest by virtue of which body tends to remain in state of rest unless not acted by some external force। बस यहीं से डेफिनेशन उठा ली, ठीक है।
सिर्फ रेस्ट टेस्ट के लिए नीचे से डेफिनेशन उठा ली। हमें कुछ भी चीज को मुश्किल नहीं करना है, बड़े आसान तरीके से करना है। ये एट लिखा हुआ बेटा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल पूछूं आप लोगों से कि बेटा इसका एक एग्जाम्पल दो, रियल लाइफ से उठा के देना एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमेना पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, कोई पैसेंजर रुकी हुई बस में खड़ा है बेटा, उसके पैर भी रुके हुए हैं, धड़ भी रुका हुआ है, बस एकदम से चल पड़ी, पैर चल पड़े, धड़ क्या चाहेगा, मैं रुका रहूं, और वो पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाएगा। किसी पैसेंजर का पीछे की तरफ झटका लगकर गिर जाना बस के अचानक ही चलते, वो किस कारण है बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। देखिए बेटा, किसी कारपेट के ऊपर धूल है, धूल के कण है, हमने उसको एक छड़ी से मारा कारपेट को, कारपेट तो चली गई पीछे, धूल का कण चाहेगा मैं रुका रहूं, और वो क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक है। किसी टहनी पर कोई फ्रूट लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, ये कोई टहनी है, यहां पर ये आम लगा हुआ है, जैसे आप इस आम के ऊपर की छड़ी को मारोगे, टहनी चाहेगी रुका रहूं, ये चाहेगा रुका रहूं, और आम मोशन के कारण नीचे गिर जाएगा। किसके कारण है बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ठीक है बेटा। एक दो एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां। A passenger fall backward when a bus start suddenly, ठीक है। Dust particles fall down when a carpet is beaten by a stick। दो एग्जांपल मैंने लिख दिए, बुक की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। 3 या 4 एग्जांपल आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा, ठीक है। वो लिखने जरूरी है, जब कभी भी आप लोग की नोटबुक चेक होगी तो बेटा वो वहां लिखे होने चाहिए, ठीक है भाई। चलो भाई मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट आएगा बेटा हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। बस उसी की तरह, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक उसको बाहर से कोई ना रोके, ठीक है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच body tends to remain in state of rest, in state of या in uniform motion unless not acted by some external force, ठीक है। एग्जाम्पल इसके रियल लाइफ से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमेना को पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, अब की बार चलती हुई बस में कोई पैसेंजर खड़ा है, उसके पैर भी चल रहे हैं, धड़ भी चल रहा है, बॉडी का लोअर पार्ट भी चल रहा है और अपर पार्ट भी चल रहा है। बस चलते चलते रुक जाती है, पैर रुक गए, धड़ चाहेगा मैं चलता ही रहूं, और पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं, अ पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बुक से, इंटरनेट से, जहां से भी आप लोगों को
कन्वीनियंट लगे वहां से ढूंढिए और लिखिए। ठीक है भी बच्चों। एक देखिए बेटा, रेस्ट की बात कर ली, मोशन की बात कर ली, अब कौन सी बची? आप एक बात ध्यान दीजिए बेटा, आप बस में बैठे हो और बस अचानक से सर्कुलर पाथ पर घूम जाती है। बस अचानक से सर्कुलर पाथ पर घूम जाती है, तो आप भी बस के साथ साथ घूम जाते हो, है ना? जैसे कोई बस अगर चल रही है, वो एकदम से ऐसे घूमी, आप भी साथ साथ ऐसे घूम जाते हो। किसी बाइक पे जा रहे हो, तब भी आप भी बाइक के साथ साथ घूम जाते हो। वो किसके कारण है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, जिसके कारण कोई बॉडी अपनी ही डायरेक्शन में रहना चाहेगी जब तक उसको बाहर से कोई ना छेड़े। ठीक है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which body tends to remain in its direction of motion unless not acted by some external force. Example, a passenger moves tangentially when bus moves on a circular path. ठीक है। एक तो एग्जाम्पल और हो सकते हैं, आप बुक से, इंटरनेट की हेल्प से एग्जाम्पल्स को ढूंढिए और एग्जाम्पल करिए। ठीक है। अब बेटा देखिए, हम लोग बात करते हैं, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा, लॉज के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, जो चैप्टर का नाम है। तो इसी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को उठाकर न्यूटन ने कुछ नियम दे दिए, कुछ लॉज दे दिए, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन को और अच्छी तरीके से समझने और समझाने के लिए न्यूटन ने कुछ लॉज दी है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड करना मोशन इन मोर appropriate way, Newton gave three basic laws of motion known by his name, Newton's laws of motion। ठीक है। मोशन को और अप्रोप्रिएट वे में और अच्छे तरीके से समझने के लिए और समझाने के लिए न्यूटन ने कुछ नियम दिए, 3 नियम दिए, जिन्हें हम लोग उनके ही नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जिसमें बेटा अगर हम पहले लॉ की बात करते हैं तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए बेटा, न्यूटन का पहला नियम क्या है? इनर्शिया को ही उठा लिया, सारा का सारा सेम टू सेम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एनी बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट
और यूनिफॉर्म मोशन टेंस, कोशिश करेगी टेंस टू remain in its state unless not acted by external force। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में भी बताने वाले न्यूटन ही थे। मतलब फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से बेटा क्या बनेगी, जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए राइट डेफिनेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ या डेफिनेशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो बेटा आप क्या लिखोगे, जो मैं आपको लिखवा चुका हूं, एनी पुश और पुल या फिर एक्सटर्नल एजेंसी जो कि किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए, चलती हुई बॉडी को, मूविंग बॉडी को रोकने के लिए और रुकी हुई बॉडी को चलाने के लिए जरूरी होती है। ठीक है भाई, ये हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, इसके बेटा एग्जाम्पल होंगे जो भी इनर्शिया के एग्जाम्पल थे। इसके एग्जाम्पल में बेटा आप लोग क्या लिखोगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहाँ से लिखोगे, बुक से लिख लो, इंटरनेट से देख लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट कर लो जिसने करना है फटाफट। रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जाएगी आप लोग को। ठीक है, तो कुछ अगर नेटवर्क प्रॉब्लम के इशू के कारण कुछ रह भी जाए तो वहां से कवर अप कर लेना। अब हम इसी के साथ बेटा डिस्कस करेंगे एक नई टर्म विच इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बेटा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है बेटा मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमें क्या बताता है, मोशन की स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, लीनियर मोमेंटम is equal to the product of mass of body and velocity of body. It is denoted by p vector। वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी तो है ही। ठीक है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैथमेटिकली p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। ठीक है भाई बच्चों, अब हमको बनानी होगी इसकी एसआई यूनिट, वो आप लोग को बनानी आती है। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से सीखी हुई है उनको तो आती है। इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कैसे बनाएंगे, मास की, किलोग्राम, वेलोसिटी की, मीटर सेकंड की, माइनस सीजीएस भी आती है आपको। इट्स सीजीएस यूनिट किलोग्राम को हो जाएगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड हो जाएगा। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा कैसे बनाओगे, आप लोग क्या कर दोगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर MLT लिख दोगे। ठीक है, फिर जाओगे यूनिट पे, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, मास के ऊपर पावर 1, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के ऊपर पावर 1, सेकंड इज यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर पावर -1। डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बड़ी आसान सा चीज है बेटा, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट लगा के चीजों को समझा हुआ है उसके लिए बेटा कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की जगह पे बेटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है,
यहां तक समझ में आ गया तो बेटा फटाफट बताओ एक बार स्पीड से। तो बहुत दिनों के बाद उठ के आए हो तुम लोग भी। यहां तक की टर्म समझ में आएगी तो बताओ भाई। अब ऑफलाइन क्लास होती है तो आप लोगों से साथ साथ पूछ सकता हूं मैं, आप लोग साथ साथ अपने डाउट्स भी ले सकते हो। अब यहाँ अब ये चैट में पूछना पड़ेगा। हाँ जी, लवप्रीत शर्मा को समझ में आ गया, श्वेता को समझ में आ गया, बस दो ही बच्चों को आएगा समझ। कंचन को, मोज को भी आ गया भाई, पवन स्वामी को, रितु को, वर्षा को, दीपांशु को, गोविंद को भी समझ में आ गया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कोई डाउट भाई, किसी को कोई चीज पूछनी हो दोबारा रिपीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ बेटा ऑफलाइन में तो आप लोग मेरा सर खा सकते हो कि सर जी ये चीज भी बता दो, वो भी बता दो। अब ऑनलाइन में तो वैसे ही पूछना पड़ेगा। है किसी को कोई डाउट? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब बेटा मूव करते हैं हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहेगा भाई? ठीक है, ये कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, सबसे पहले तो बताते हैं रेट। रेट हम चेंज कैसे करते हैं? डी बाई डी टी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन। तो ये जो टर्म होती है वो होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट टू चेंज दिखाना हो तो हम डी बाई डी टी से डिनोट करते हैं। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, या फिर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लिख देते हैं शब्दों में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the force applied on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of body. That is, F is directly proportional to d by dt of p. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। देखिए बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी बाय डी टी। अच्छा बेटा, P की वैल्यू क्या है? आप कहोगे जी mv है, आपने अभी करवाई है जी, यही थी ना। अच्छा, m तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगा बेटा बाहर, अंदर बच जाएगा डीवी बाई डी टी। अंदर बच जाएगा डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी आप लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? आपको एक्सेलरेशन होता है जी। तो किसके बराबर आ गया? एक्सेलरेशन। या फिर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये आप पढ़ के भी आए हो, फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये आज हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि फोर्स किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके हिसाब से? न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से। ठीक है भाई बच्चों, दस एफ इज इक्वल टू मास इनटू में
एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपसे पूछ ले डिफाइन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ वाले तो डेफिनेशन आती है आपको, सेकंड लॉ में क्या लिखोगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स according to Newton's second law of motion. Force is equal to the product of mass of body with its acceleration। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है पता है फोर्स, क्योंकि F इजिकल टू एम ई, मास स्केलर, जब स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई होती है तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। ठीक है, करवाया था ना, जब किसी वेक्टर की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो हमें नया वेक्टर नहीं, फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं मिल जाती है। जैसे मास की एक्सेलेरेशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर एक्सेलेरेशन नहीं मिला, हमें नया ही मिल गया कुछ। क्या मिल गया? फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ। ठीक है, पढ़ते हैं जी थर्ड लॉ की तरफ। छोटा चैप्टर है ये, 3-4 लेक्चर, 5 एक लेक्चर का होगा चैप्टर, छोटा लेक्चर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप दीवार को धक्का मार के देखो, दीवार नहीं गिरेगी, क्योंकि दीवार भी आपको उतना ही धक्का लगा रही है। ठीक है जी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स। आप पूरा लिखना भाई न्यूटन, यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी action has equal and opposite reaction, that is action equal तो है रिएक्शन के, पर अपोजिट भी है। अपोजिट के लिए हमने माइनस लगा दिया। अच्छा भाई, न्यूटन के सेकंड लॉ के भी कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिखोगे बुक से, इंटरनेट से। इस चैप्टर में ज्यादा काम आपका करने वाला है, तो सेकंड लॉ के भी, फर्स्ट के तो लिखो ही, फर्स्ट के तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का लिख दोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन का लिख दोगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जांपल लिख दोगे। सेकंड लॉ के एग्जांपल बुक से उठाओगे, डिस्कस करोगे कि सर जी ये मिले हैं, ठीक है क्या? ठीक है, और वो ज्यादा बेहतर हो सकता है बेटा ऑफलाइन के अंदर ही। अब आप ऑनलाइन में कैसे बताओगे? फिर भी आप लोग कर लेना, पूछ लेना। और थर्ड लॉ के भी बुक से आप लोग एग्जांपल ढूंढ के करके बताओगे मुझे। अब आने वाले चैप्टर बेटा ऐसे ही है जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग को काम और टीचर का ऑफलाइन होना बड़ा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। आज हम लोग बेटा इतना ही करेंगे। अभी जस्ट क्लास खत्म होते ही 1-2 मिनट के अंदर ही मैं आप लोग के पास एक ऑनलाइन टेस्ट भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। उस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर सारे बच्चे अपीयर हो और सभी बच्चे उस टेस्ट को बढ़िया तरीके से करके भेजो। ठीक है भाई, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब हमारी कब लगेगी? मंडे को। ठीक है भाई, आज वाले में कोई दिक्कत तो फटाफट बताओ भाई, समझ में आ गया तो जल्दी बता दो। आज वाला सारा कुछ समझ में आ गया तो फटाफट बता दो भाई, स्पीड से। ठीक है भाई, फिर तो आ ही गया सबको समझ। ठीक है, चलो अभी क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं। ऑफ करते ही आप लोगों के पास एक टेस्ट आ जाएगा, उस टेस्ट को सारे जने करो। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।
ऑल द वेरी बेस्ट।